हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन पीवाईक्यू सेशन भाग 45। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों आपके लिए एक सूचना है। हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको 10 फुल लेंथ यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी के पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें आपके 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ और साथ ही उनकी आंसर की आपको मिल जाएगी। आपको जाना है हमारी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन के ऊपर 3 डॉट में क्लिक करना है। वहां पर आपको एक फोल्डर दिखेगा फ्री मटेरियल का, उसमें आपको देखिए ग्रुप सी के 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नए पैटर्न पे अपलोड किए गए हैं। आपको फ्री ई बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आपका उत्तराखंड जी के वन लाइनर, सामान्य हिंदी की कवि परिचय वाली ई बुक है और भी कुछ ई बुक अपलोड होंगी। उत्तराखंड बजट इसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ, उत्तराखंड यूकेपीएससी के ओल्ड पेपर्स और सिलेबस के पीडीएफ मिल जाएंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए फ्री नोट्स भी इसमें आपको अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें आपका हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आपको दिए गए हैं। यानी कि एप्लीकेशन स्टोर पे केवल पेड टेस्ट सीरीज नहीं है, उसके अलावा भी आपके लिए बहुत सा फ्री मटेरियल दिया गया है। इसको आप जरूर कंज्यूम कीजिए, आने वाली परीक्षाओं में बहुत सहायता मिलेगी। बाकी अन्य जो पेड लेना चाहते हैं उनके लिए 50 यूके ट्रिपल एससी एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स है, जिसमें 50 यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर बाइलिंगुअल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट वाइज या सेक्शनल मॉक टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज कोर्स भी है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के मॉक दिए गए हैं जो बाइलिंगुअल है, साथ ही डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। ठीक है, अगर आपको पेड लगाना है वो भी लगाइए और जो फ्री में मैंने आपको दिया है इनको भी आप लोग अवश्य दिखिएगा। इसका निश्चित लाभ आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज देखेंगे जीएस का पीवाईक्यू सेशन पार्ट 45। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे भाई आज आपको सेशन में। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका संवत्सर दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है। तो भारत में देखिए विक्रम संवत्सर जो था आपका मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब? 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके बाद बात करते देखिए शक संवत। तो शक संवत आपका 78 ईस्वी में आपका कुशांग शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। तो शक संवत आपका हो जाएगा 78 ईस्वी। ठीक है, कुशांग शासक कनिष्क ने। और यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत्सर है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत का राष्ट्रीय संवत्सर कौन सा है तो यही है। गुप्त संवत्सर की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 319-20 में आपका किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ठीक है, 319-20 में। और कली संवत्सर जो है आपका, कली संवत्सर आपका स्टार्ट हुआ था 248 ईस्वी में। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 5। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन बनेंगे इसमें देखिए आपका, ठीक है, कली संवत्सर आपका 200, माफ कीजिएगा, कली संवत्सर जो है आपका 3102 ईसा पूर्व हो जाएगा। डी का होगा 1। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बनेंगे वो हो जाएंगे 4 3 2 1। 4 3 2 1 किसमें है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। 4 3 2 1 ये सही हो जाएगा इसमें। 248 ईस्वी में भी दोस्तों एक आपका संवत्सर शुरू हुआ था जिसका नाम था कलचुरी संवत्सर। कलचुरी संवत्सर। ठीक है, संवत्सर मतलब कैलेंडर, यानी कि इन शासकों ने अपने टाइम पे नए कैलेंडर इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें आज हमारा भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर है वो आपका शक संवत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक तरफ देखिए आपका राइटर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं, तो आपको मैच करना है कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका विशाख दत्त की मैं बात करूं तो विशाख दत्त की जो रचना है ये हो जाएगा विशाख दत्त के नाटक। ठीक है, ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नाटक। इसके बाद हम बात करते देखिए आपका वराह मिहिर। तो वराह मिहिर जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है। बी का 3 हो जाएगा। चरक जो है आपके ये आपका चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता इनकी रचना है। और ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बन जाएंगे आपके 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 किसमें है? ऑप्शन सी में है। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर से आपका देखिए एक तरफ आपकी रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ राइटर दिए गए हैं और सुमेलित करना है। ठीक है, फिर से आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करके कूट भी दिए। अच्छा, एक तरफ आपके रचनाएं दी गई, दूसरी तरफ राइटर दिए गए, कितने इसमें सही है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला है मत्स्यकटिकम, शूद्रक की रचना है। पहला तो बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, ये सही है, शूद्रक की ही रचना है। इसके बाद देखिए आपका बुद्ध चरित। बुद्ध चरित वसुबंधु, ये गलत दिया हुआ है। बुद्ध चरित जो आपकी रचना है भाई आपकी, ये अश्वघोष की रचना है। ठीक है, अश्वघोष, ना कि वसुबंधु की।
मुद्रा राक्षस जो है इसके राइटर है विशाख दत्त, ये बिल्कुल सही है। हर्षचरित का राइटर जो है भानुभट्टी, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 3 4 इसमें सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से आपको देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी किताबें दी गई है, ठीक है। तो पहला है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको लिखा था आपका वीडी सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ नामक जो पुस्तिका लिखी गई थी, तो आनंद मठ हमने किसने लिखा था आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद देखिए हमारा लाइफ डिवाइन जो पुस्तक लिखी गई थी, इसके राइटर है आपके श्री अरविंद घोष। साधना जो पुस्तक लिखी गई थी, ये आपकी किसने लिखी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन हो गए 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 किसमें है, ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखिए आपका एक तरफ किताबें दी गई है मध्यकालीन और दूसरी तरफ उनके राइटर दिए गए हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन किताबें और उनके राइटर को आपने यहाँ पे सुमिलित करना है। तो बताइए। देखिए जियाउद्दीन बर्नी जो है आपका, जियाउद्दीन बर्नी, इसकी जो रचना है तारीख ए फिरोज शाही, ए का तो हो जाएगा 3, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही इसकी रचना है। इसके बाद बात करें हसन निजामी की जो इसमें पुस्तक है, वो है आपकी ताजुल मासिर, बी का हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मिनहास उल सिराज की जो पुस्तक है, मिनहास उल सिराज की, तो इस पुस्तक का नाम है आपका, सी का हो जाएगा आपका 2, तबकात-ए नासरी। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जो किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था आपका तारीख मुबारक शाही, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन हो जाएंगे 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 किसमें, ऑप्शन डी में, तो डी आंसर सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखना, आपने ध्यान रखेंगे। और जो आपका इसमें एक रचना और दी गई है देखिए आपका, ठीक है, तबकात ए अकबरी पुस्तक, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसका जो राइटर है, ये अकबर के शासनकाल में एक बक्सी पद पर, बक्सी जो पद होता था ना उसमें, मुगल काल में अकबर के समय बक्सी पद पर एक व्यक्ति था, नाम था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, तो इसकी पुस्तक है, ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबकात अकबरी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भैया आपका, देखिए आईएएस के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। उन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे, ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन व्यक्ति है जिन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी, ठीक है। मेजिनी जो यंग इटली जो हमारा चला था, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। गैरिबाल्डी को भी हम जानते हैं क्रांतिकारी के तौर पे। तो इनके बारे में इनकी जीवनी लिखी थी, साथ ही अमेरिका में कुछ टाइम रहे और साथ ही केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे थे। और जो ये व्यक्ति थे भैया आपके, इनका नाम है आपका लाला लाजपत राय, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसमें, लाला लाजपत राय की बात हो रही है इसमें, ओके। तो लाला लाजपत राय जी देखिए 1924 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, स्वराज पार्टी में शामिल हुए थे और केंद्रीय असेंबली के सदस्य भी बने थे। हालांकि साइमन कमीशन का विरोध जब हो रहा था भारत में, तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, ठीक है, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। और इन्होंने बोला था कि मेरे शरीर पे एक एक जो लाठी प्रहार की है, ये ब्रिटिश हुकूमत की जो ताबूत होगी उसमें अंतिम कील होगी, ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। लाला लाजपत राय जो थे कांग्रेस के गरम दल के नेता माना जाता है, ठीक है। गरम दल में आपके कौन कौन थे, लाल, बाल और पाल। लाल से आपका हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। तो कांग्रेस से पहले मतभेद रहते थे इनके, क्योंकि कांग्रेस नरमपंथी विचारधारा पे चलती थी और ये लोग बोलते थे कि अंग्रेजों के आगे जी हुजूरी करके काम नहीं चलेगा, हाथ पैर जोड़ के काम नहीं चलेगा, अगर भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना है तो भैया उग्र होना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें थी। आईएएस प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है देखिए आपका, एक तरफ आपकी पहाड़ियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र पूछा गया कि कौन सा ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं, कार्डमम की पहाड़ियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगी। अच्छा इनमें कितने सुमेलित हैं ये पूछा जा रहा है, माफ कीजिएगा। कार्डमम पहाड़ियां आपकी कोरोमंडल तट, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा,
पहला ही गलत है इसमें, पहला गलत है। कैमूर की पहाड़ियां कोंकण तट, ये भी आपका गलत है। महादेव की पहाड़ियां जो है मध्य भारत में, बिल्कुल सही है। मिकिर पहाड़ियां जो है आपका, ये आपका पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में, ये भी सही है। तो केवल 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। तो सी होगा इसमें, केवल 3 और 4 सही सुमेलित हैं। अब पहले की बात करें, जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां, ये आपका पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में स्थित है, वेस्टर्न घाट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कोरोमंडल तट में नहीं आएंगे। पश्चिमी घाट की जब बात हो रही तो कोरोमंडल तट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि कोरोमंडल जो तट है आपका ना, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। और कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, ये कोंकण तट में नहीं है। कैमूर पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं, इनकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत, ठीक है। जो हमारे विंध्य पर्वत है, इसके पूर्वी भाग में ये स्थित है, पूर्वी भाग में, ठीक है। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हुई है ये। कोंकण तट में इससे का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कोंकण जो तट है ना आपका, कर्नाटक गोवा वाला जो कोस्टल एरिया, उसको कोंकण तट कहा जाता है, तो इसमें नहीं है। कैमूर विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में, कार्डमम पश्चिमी घाट। तो केवल 3 और 4 इसमें सही सुमेलित है। चलिए अगला देखिए, एक तरफ आपके दर्रे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्लेस दिए गए हैं, कौन सा इनमें सही सुमेलित है ये बताना है आपको। अब बात करें, देखिए कौन कौन से सही सुमेलित हैं, ध्यान से अगर हम देखते हैं, बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल जो पास है जम्मू कश्मीर में, पहला बिल्कुल सही है इसमें, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। लिपुलेख जो दर्रा है, तो लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है, कैलाश मानसरोवर में प्रयुक्त होता है, सही है। माना दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश, ये आपका गलत हो जाएगा। तुजू दर्रा जो है आपका, तुजू दर्रा भी आपका सिक्किम में, ये आपका गलत हो जाएगा। जेलेपला जो है आपका, ये सिक्किम में, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 1, 2 और 5, केवल सी ऑप्शन इसमें सही है, बाकी इसमें 2 गलत है। माना दर्रा जो है आपका, माना दर्रा हमारे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ठीक है। और तुजू दर्रा जो है आपका, तुजू दर्रा आपका पड़ता है कहाँ पे? मणिपुर में, मणिपुर में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे सिक्किम में देखिए आपका 2 दर्रे हैं, एक जेलेपला है, एक नाथुला, सिक्किम के प्रसिद्ध दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं, देखिए आपका हिमाचल प्रदेश में आपका कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो दर्रे हैं, इसमें आपका हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, ये भी नोट कर लो, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। सिपकिला, सिपकिला जो है ये एक हिमाचल का दर्रा है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा हिमाचल, ठीक है। और एक है आपका बड़ा लाचा, ये भी आपका हिमाचल में है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में देखिए पूछे गए हैं बार बार, और इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन भी है, ठीक है। यूपीएससी और अदर स्टेट के पीसीएस में जो पूछे गए हैं 2025 में, उससे पूर्व, वो मैंने आपको कराए हैं। पीवाईक्यू सेशन में मैं केवल उत्तराखंड की नहीं कराता, जीएस में, क्योंकि जीएस तो ऑल इंडिया के एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये पीवाईक्यू सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान में हमने किस देश से क्या अपनाया है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की बात हो रही है, तो डीपीएसपी हमने कहां से लिए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है। 3 हो जाएगा इसका, ए का 3 हो जाएगा। मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों की अवधारणा हमने कहां से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, बी का हो जाएगा 5। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची को हमने कहां से ग्रहण किया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो देखिए, जो हमारी भारत में हम देखते हैं ना, केंद्र जो सरकार होती है उसके पास ज्यादा पावर्स होती हैं, संघ में ज्यादा शक्ति है भारत में, और ये हमने कहां से ग्रहण किया है, कनाडा से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2, डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से जो सही ऑप्शन बनेंगे 3, 5, 1, 2, तो 3, 5, 1, 2 किसमें, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपने। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्न में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था, तो बताइए, जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 का, इसने निम्न में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में जो प्रांतों में दैत शासन शुरू हुआ था, डायआर्की जो शुरू हुई थी आपकी प्रांतों यानी कि स्टेट में, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, 1919 के एक्ट से। और ये 1919 का एक्ट आपका भारत में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार या माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस अधिनियम में सबसे पहले उत्तरदायी शासन जो अवधारणा थी वो शुरू हुई
उत्तरदायी शासन। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। तो इसमें प्रांतों में जो सब्जेक्ट थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। यानी कि इसके हिसाब से जो सही आंसर बनेगा, इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए थे। तो 26 नवंबर 1949 को देखिए हमारा संविधान संपूर्ण हुआ संविधान। ठीक है, हालांकि संपूर्ण देश में हमारा जो संविधान लागू हुआ था, या हमारे देश जब गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, तब हमारा अन्य चीजें हुई। यहाँ पर पूछा कि जब 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया, अपनाया, तो उस समय कौन कौन से उपबंध शामिल थे। तो इसमें उसमें केवल ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2, केवल हमारा जो था बी आंसर सही हो जाएगा, निर्वाचन, इलेक्शन और साथ ही हमारा सिटीजनशिप। तो इलेक्शन और सिटीजनशिप जो था आपका, और संसद, एक और टर्म आप नोट करेंगे इसमें, संसद। ठीक है, ये जो आपके उपबंध थे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के उपबंध जैसे कि निर्वाचन है, नागरिकता है, संसद है, ये प्रभावी हुए। संविधान के अतिरिक्त जो प्रावधान है, जैसे कि आपका आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी वाले जो हमारे उपबंध हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, ये आपका जब देश में संविधान आपका लागू किया गया यानी कि 26 जनवरी 1950 से ये भी उपबंध जो थे शुरू हुए इसमें। ठीक है, तो आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता या विशेषताएं थी। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, इसकी विशेषताएं बतानी आपने। ठीक है, कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थी। तो ध्यान से अगर देखते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो मुख्य विशेषताएं थी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, ये इसमें बिल्कुल नहीं था। मुसलमानों के लिए जो हमारा पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ हुआ था, ये 1909 का जो अधिनियम आया था उससे हुआ था, जिसको हम जानते हैं कौन से अधिनियम के नाम से, मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से। ठीक है, पृथक निर्वाचन जो अवधारणा शुरू हुई थी 1909 में शुरू हुई थी। दूसरा देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन करना, इसमें था, बिल्कुल सही है ये। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार और पुनर्गठन भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से 1919 का है, देखिए अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या क्या किया था, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें देखिए आपका केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ शुरू हुआ था। तो अगर ध्यान से देखें तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया गया, ये बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो संघीय शासन था, ये आपका इसमें आरंभ नहीं किया गया था। इसमें केवल आपका प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो मार्टेन्ग्यू रिफॉर्म के अंतर्गत 1 और 2 इसमें केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है इसमें। ठीक है, डी आंसर। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हुई थी, थोड़ा और अन्य फैक्ट हैं जो आपको ऐड करने होंगे। 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित हुआ, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया था। इसके अलावा देखिए आपका केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था कहां पे, केंद्र में, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी इसमें। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए आपका भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन, यूपीएससी, इसका प्रावधान भी था इसमें। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लेकिन सीमित मात्रा में, ये इसमें दिया गया था। और एक और महत्वपूर्ण चीज हुई थी 1919 के अधिनियम में, जो हमारा उस समय यूनियन बजट था, यूनियन बजट, यूनियन बजट को आपका सेपरेट किया गया, किससे, स्टेट बजट से। यानी कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से पृथक किया गया था इस अधिनियम के तहत, ये भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए आपका, भारत के संविधान में जो हमारे सदस्य वगैरह थे उनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक तरफ आपके संविधान
सभा से संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी क्या भूमिका रही थी ये बताना है आपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी की मैं बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ए का हो जाएगा 2। टी टी कृष्णाचार्य जो थे ये आपके सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो बी का हो जाएगा 1। एच सी मुखर्जी जो थे ये आपके वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन थे संविधान सभा के, तो ये आपका 4 हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 1 4 3 होगा, ऑप्शन ए 2 1 4 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब इकोनॉमी का क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इकोनॉमी के भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्न में से किस या किन कारणों से हो सकती है। तो जो भी नॉर्मल हमारे कीमतें होती हैं अगर उसमें बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है तो ये किन कारणों से हो सकती है, ठीक है। तो पहला इसमें देखिए कारण है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, यानी कि जो भी सामान है उसकी पूर्ति में सप्लाई जो हो रही है उसकी वो ज्यादा हो रही है, ठीक है, सप्लाई में वृद्धि हो रही है। दूसरा देखिए उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, ग्रोथ कम हो गई है। और प्रभावी मांग में वृद्धि, यानी कि जो इफेक्टिव डिमांड है उसमें आपका इंक्रीमेंट देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बताना है इसमें कौन कौन से आपके कारण सही है। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तीनों ही कारण इसमें सही है, ठीक है। तो सामान्य कीमत स्तर में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये सब रीजन है। पहली देखिए, पहला रीजन है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, ठीक है, यानी कि सप्लाई ज्यादा है। उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट है, ठीक है, और साथ ही प्रभावी मांग में भी वृद्धि हो रही है। अगला देखिए 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए आपका, ठीक है। अगर इसमें बात करें देखिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी हम भी पढ़ते हैं, तो 1933 में यह अवधारणा दी गई थी और सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था ये आर फ्रिस्क ने किया था, ठीक है, रेगनार फ्रिस्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेगनार फ्रिस्क ने, ठीक है। रेगनार फ्रिस्क को ही दोस्तों सबसे पहले देखिए जब हमारा इकोनॉमी का नोबेल प्राइज शुरू हुआ था ना, तो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला था इनको 1969 में, अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इन्होंने ये टर्म दी थी आपकी माइक्रो और मैक्रो। अब थोड़ा इन दो शब्दों को समझते भी हैं दोस्तों, ये माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है। देखिए इकोनॉमी में ये दो टर्म है, एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या, देखिए माइक्रो इकोनॉमी, तो माइक्रो इकोनॉमी में देखिए आपका बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग होता है, ठीक है। इसमें कौन सा दृष्टिकोण होता है, बॉटम अप, बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसके अलावा उसकी जो कीमत है, उसके अलावा जो उपभोक्ता का व्यवहार होता है, यानी कि बाजार में उत्पाद, कीमत और उपभोक्ता से संबंधित जो इकोनॉमी होती है इसको माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है आपका मैक्रो, तो मैक्रो जो इकोनॉमी होती है, मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमी देखिए आपका ये टॉप डाउन दृष्टिकोण को फॉलो करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे टॉप डाउन। माइक्रो में क्या होता है, बॉटम अप, और मैक्रो में आपका टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। माइक्रो में आपका नीचे से ऊपर की तरफ, ये ध्यान रखना है। मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत क्या होता है, आपका जो भी आर्थिक संकेतक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हमारा जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय हो गई, कुल जैसे हमारे टोटल उत्पादन कितना हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो जीडीपी वगैरह की हम बात करते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमी में समग्र आर्थिक संकेतकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमी में किसी उत्पाद, कीमत या उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये डिफरेंस है इसका, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। और जैसे बेरोजगारी की दर है, मैं बोलूं किस इकोनॉमी में रखी जाती है, तो बेरोजगारी वगैरह ये टर्म आपकी इसमें आती है मैक्रो में, बेरोजगारी। तो जितने भी संकेतक होते हैं इकोनॉमी के, जैसे कि आपका देश की महंगाई दर, सकल घरेलू उत्पाद, बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब मैक्रो में आते हैं, ठीक है, समझ आया ना। तो रेगनार फ्रिस्क का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है। तो जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, इसमें आपका कीमत का निर्धारण कौन करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो देखिए अलग अलग हमारे टर्म होते हैं, पूंजीवाद होता है, ठीक है, पूंजीवादी इकोनॉमी,
ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका मिश्रित इकोनॉमी होती है एक आपकी, एक समाजवादी होती है, ठीक है, पूंजीवादी इकोनॉमी, एक होती है समाजवादी सोशलिज्म इकोनॉमी, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म है, पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है। भारत जो है, भारत में मिश्रित इकोनॉमी पाई जाती है, ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना हमारी सोशल इकोनॉमी है, इन दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है। कहने का मतलब ना तो भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, ना हमारा गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही यही होता है, जिसमें आपका बाजार पे एकाधिकार न हो किसी का भी। जबकि पूंजीवादी हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें हम देखते हैं निजी क्षेत्र की ज्यादा पकड़ होती है। इसमें समाजवादी में क्या होता है, आपका गवर्नमेंट की ज्यादा पकड़ होती है अर्थव्यवस्था पे, ठीक है। मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं, अन्य चीजें होते हैं, पॉलिसी मेकिंग होते हैं, और जो भी हमारा शेयर होल्डिंग होती है, सब चीजों में आपका समाजवादी में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा, पूंजीवादी में निजी क्षेत्र का होगा। मिश्रित में दोनों का बैलेंस होता है, जैसे भारत की है। अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जो कीमतें होती है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, हमेशा आपका मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई पे आधारित होती है। ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मांग यानी कि डिमांड और सप्लाई यानी कि पूर्ति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस अर्थव्यवस्था में बाजार जो है, बाजार की महत्ता होती है, मतलब बाजार बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थव्यवस्था में। जो पूंजीवादी इकोनॉमी है, इसमें आपका जो मार्केट है, तो मार्केट की अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें निजी क्षेत्र सरकार से ज्यादा पावरफुल या प्रभावी होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। चलिए अगला है, देखिए आपका एक तरफ आपका देखिए जो भारत सरकार में घाटे का प्रकार है वो दिया गया है, दूसरा आपने बताना है कि वो घाटा जो है किस प्रकार का, कौन सा घाटा होता है, इसका सूत्र आपको यहाँ पे देना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका वित्तीय घाटा, ठीक है। तो वित्तीय घाटा क्या होता है, वित्तीय घाटा बराबर होता है कुल एक्सपेंडिचर माइनस जितना भी रेवेन्यू मिला है और साथ ही ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां हुई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा, फर्स्ट वाला। वित्तीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां। दूसरा देखिए आपका राजस्व घाटा, ठीक है। तो राजस्व घाटा क्या होता है, देखिए आपका रेवेन्यू डिफिसिट इसको कहा जाता है। तो राजस्व घाटे का जो फॉर्मूला है वो है आपका राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, यानी कि इसका हो जाएगा आपका दो वाला सही है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, तो प्रभावी राजस्व घाटे का जो फॉर्मूला है वो है राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु जो भी ग्रांट दी गई है, यानी कि सी का 3 हो जाएगा। और जो प्राइमरी डिफिसिट होता है, इसका अर्थ होता है वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यानी कि सरकार को जितना भी आपका फाइनेंशियल डिफिसिट हुआ है और उसमें से घटाते हैं क्या, जितना भी सरकार ने ब्याज भुगतान किया है लिए गए कर्ज पे, तो ये आपका प्राइमरी डिफिसिट कहलाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन ही सही आंसर है इसमें, ठीक है। तो इकोनॉमी देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एप्लीकेशन स्टोर पे हमारा जो ओनली जीएस का कोर्स है वो आप अवश्य लीजिए, ठीक है। वो कोर्स मैंने पूरा खुद कराया है, इसमें मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके साथ कंप्यूटर की क्लासेस दी हैं। ओनली जीएस कोर्सेज से आपकी जीएस की जो फाउंडेशन है बहुत मजबूत हो जाएगी। उसके बाद अब जब आप एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस चीजें तब समझ में आएंगी ना जब आपकी बेसिक चीजें या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो प्लीज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर ये ओनली जीएस कोर्स अवश्य लीजिएगा, हमारे एप्लीकेशन स्टोर से फाउंडेशन कोर्स है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। जितना एक मंथ की फीस होती है ना जीएस का कोर्स पूरा करने में, इंस्टीट्यूट जो है एक एक महीना एक एक साल लगा देते हैं। यहाँ पर आपका 1 महीने की फीस में पूरा जीएस का कोर्स मिल जाएगा घर बैठे। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है। तो देखिए समाजवाद का जो भारतीय रूप है वो नहीं है, पूछा जा रहा है, माफ कीजिएगा, समाजवाद का भारतीय रूप निम्न में से कौन सा नहीं है। तो भारत में देखिए आपका लोकतंत्रीय समाजवाद देखने को मिलता है, समुदायवादी समाजवाद देखने को मिलता है, नेहरूवादी समाजवाद देखने को मिलता है, गांधीवादी समाजवाद देखने को मिलता है, ठीक है, गांधीवादी समाजवाद भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के समाजवाद हमको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। भारत में देखिए समाजवाद का एक भारतीय रूप नहीं है और नाम है इसका उग्र समाजवाद, ठीक है, जो कि सीडीएस 2022 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। उग्र समाजवाद का भारतीय समाजवाद से कोई संबंध नहीं है। भारत में समाजवाद जो है एक आपका पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसकी स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए आपका इस आंदोलन की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि समाजवाद का जो आंदोलन था ना, इसने जमींदार, रियासतों और जमींदारों के खिलाफ जो भारत के किसान और मजदूर वर्ग के लोग थे, इनके हितों का समर्थन किया।
और इसमें आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम देखते हैं, इसके अलावा कम्युनलिज्म सोशलिज्म हम देखते हैं, नेहरू वाला हमारा सोशलिज्म हम देखते हैं, गांधीवादी हमारा सोशलिज्म देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके रहेंगे, इसमें उग्र समाजवाद नहीं है। चलिए चलिए दोस्तों, तो ये था आज जीएस का पीवाईक्यू सेशन पार्ट 45 और मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत अच्छे से हर प्रश्न को आपको समझा सकूं। दोस्तों पीवाईक्यू सेशन थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि पीवाईक्यू में हर क्वेश्चन का एनालिसिस करना महत्वपूर्ण है। हमारी जो टेस्ट सीरीज आती है, अन्य जो टेस्ट सीरीज आती है, उसमें मैं सीधे आंसर बताता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, इसलिए सेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जितना भी यहाँ पे सेशन होगा उसका आपका निश्चित लाभ एग्जाम में मिलेगा। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कुछ भी आपके मन में सवाल है या लगता है कि गलती हुई है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा ताकि नेक्स्ट सेशन में करेक्शन किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।